हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA BAB 101 के खंड 1 में अंबेडकर की महाविद्यालय शिक्षा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे, अंबेडकर की महाविद्यालय शिक्षा। अपने पिता के उत्साहवर्धक के चलते अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में लगन से पढ़ाई शुरू की। अस्पृश्य होने के बावजूद कॉलेज में दाखिला मिल जाना उनके लिए एक वरदान ही था। उन्होंने बहुत सारी संभावनाएं आगे दिख रही थी। हालांकि परीक्षा में अच्छा कर गुजरने हेतु उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, परंतु अपनी खराब सेहत के चलते वे प्रथम वर्ष में सफल नहीं हो पाए। बाद के वर्षों में उन्होंने पहले से दोगुनी मेहनत करके परीक्षा पास की और इंटर आर्ट्स की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने यह देखा कि उनके पिता के पास पैसे नहीं थे ताकि वे आगे की पढ़ाई हेतु उन्हें भेज सके। उसी विषम समय में एक समाज सुधारक एक केलुस्कर जो अंबेडकर को चाहते थे उनकी सहायता हेतु आगे आए। केलुस्कर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास पहुंचे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बॉम्बे के टाउन हॉल में आयोजित एक मीटिंग में यह घोषणा की थी कि किसी भी होनहार अस्पृश्य की सहायता हेतु उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए सहयोग करेंगे। जब अंबेडकर महाराजा से मिलने गए तब महाराजा ने उनसे कुछ सवाल पूछे। अंबेडकर के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्होंने अंबेडकर को 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति की मंजूरी प्रदान की। इस प्रकार अंबेडकर की आर्थिक समस्या का समाधान कुछ समय के लिए हो गया। एल्फिंस्टन कॉलेज में भी प्रोफेसर मुलर ने अंबेडकर की सहायता की। उन्होंने उन्हें उधार में किताबें दी और कपड़े भी दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे अपनी तकलीफों के बावजूद अपनी पढ़ाई को पूरा करें। कुछ और भी अध्यापक थे जिन्होंने अंबेडकर के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें ठीक से पढ़ने हेतु उत्साहवर्धन किया, परंतु अंबेडकर को स्कूल की भांति यह यहाँ पर भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर कॉलेज के होटल मालिक ब्राह्मण था जो अपवित्र होने के डर से उन्हें चाय या पानी नहीं देता था। उनके कुछ सहपाठियों ने भी जानबूझकर उनकी बेइज्जती की। जब भी अंबेडकर की जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था वे बेचैन हो जाते थे, परंतु अपने लक्ष्य को पाने हेतु वह दृढ़ निश्चयी थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। धनंजय कीर अंबेडकर के जीवन कार्य में यह लिखते हैं कि किस प्रकार पठन पाठन उनके जिंदगी की महानतम खुशी थी। भीमराव अंबेडकर अब परीक्षा पास करने के उद्देश्य से पढ़ रहे थे, परंतु उनके जीवन की महानतम खुशी थी इससे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया। उनका उद्देश्य था कि वह ज्ञान को अपने में समाहित कर ले तथा उच्च लाभ प्राप्ति हेतु अपनी बुद्धि का विकास करे ताकि आगे के जीवन में श्रेष्ठ करियर की संभावनाओं के द्वार खुल जाए। इस समय तक सूबेदार राम जी बॉम्बे के परेल में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल नंबर 1 में आ चुके थे। उनका परिवार उसी भवन के दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 50 और 51 में रहने लगा, जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे। अंबेडकर का कमरा नंबर 50 का इस्तेमाल ज्यादातर पढ़ाई हेतु करते थे और दूसरे कमरे का इस्तेमाल घरेलू कार्य हेतु होता था। जब पढ़ाई हेतु उनके पिता सभी जरूरतों को पूरा करते थे तब अंबेडकर पढ़ाई में कड़ी मेहनत करते थे। सन 1912 में अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बिना किसी श्रेणी अथवा श्रेष्ठता से BA की परीक्षा पास की। स्नातक में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान उनके विषय थे, जबकि अंग्रेजी और फारसी का चुनाव उन्होंने भाषा के तौर पर किया था। इस दौरान उनके पहले पुत्र यशवंत का जन्म हुआ। अंबेडकर के परिवार और रिश्तेदार ने इस दोहरी खुशी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्नातक के उपरांत अंबेडकर को करार के अनुसार बड़ौदा जाकर महाराजा के यहाँ सेवा करनी थी। अंबेडकर के पिता अंबेडकर के इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि अंबेडकर सरकारी नौकरी करे और स्वतंत्र जीवन जिए। स्वतंत्रता को पसंद करने वाले उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी भी जी हुजूरी करे, परंतु अंबेडकर को करार का सम्मान करना था। बड़ौदा स्टेट फोर्स में अंबेडकर की नियुक्ति
लेफ्टिनेंट के पद पर हो गई। अंबेडकर के पास कोई विकल्प नहीं था, अपितु इस पद को स्वीकार कर लगन से अपनी ड्यूटी करनी ही थी। परंतु कीर का यह विचार है कि अंबेडकर के बड़ौदा जाने के निर्णय के उद्देश्य बड़े और व्यापक थे। लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर द्वारा इस पद को स्वीकार करना चालाकीपूर्ण कदम रहा होगा, क्योंकि भीमराव को यह भली भांति ज्ञात था कि ब्रिटिश इंडिया में सरकारी कर्मचारी के रूप में सुचारू रूप से कार्य करना असहनीय स्थिति होगी, क्योंकि ज्यादातर कार्यालयों में रूढ़िवादी उच्च श्रेणी के हिंदू लोग कार्यरत थे। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर पर जो वर्ष 1835 में अंग्रेजी भाषा को लागू करने के बाद सृजित किए गए, उनमें से ज्यादातर पर उच्च श्रेणी के लोगों ने कब्जा कर लिया, जो परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने प्रारंभ में संस्कृत अथवा फारसी का अध्ययन किया, उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा से खुद को लाभान्वित किया। अतः नई व्यवस्था में उच्च श्रेणी के लोगों हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन में बड़े पद पा लिए। दूसरी ओर निम्न श्रेणी के लोगों को ब्रिटिश शिक्षा नीति का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया था, इसलिए बड़ौदा के महाराजा के दरबार में अंबेडकर द्वारा नौकरी को स्वीकारे जाने के पीछे गहन कारण थे। परंतु अंबेडकर को लंबे समय तक बड़ौदा में रहना कठिन लगा। उच्च श्रेणी के लोगों को बीच कार्य करते हुए उन्होंने प्रत्येक स्तर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन दिनों उच्च श्रेणी के हिंदू लोगों के दिमाग में अपवित्र होने की बात गहरे तौर पर घर कर गई थी तथा अंबेडकर को अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना को सहना पड़ा। छुए जाने से अपवित्र होने की बात उन दिनों चारों ओर जोर पकड़ चुकी थी, जिसके चलते उनके कार्यालय के चपरासी तक उन्हें फाइल सौंपने के स्थान पर उनके डेस्क पर फाइल पटक देते थे। अपवित्र होने के डर से कार्यालय तक के कालीन को हटा दिया जाता था। इनसे भी बड़ी बात यह है कि जब वे बड़ौदा में रहने के लिए एक स्थान तलाश कर रहे थे, तब उन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिला। अंत में एक आर्य समाजी पंडित आत्माराम ने उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दी, तथापि इससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अत्याचारी सामाजिक वातावरण ने उनकी मन की शांति को सदैव भंग किया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे जल्द से जल्द यह नौकरी छोड़ दें। उन्हें बड़ौदा के महाराजा के दरबार में कार्य करते हुए 15 दिन से अधिक नहीं हुए थे कि उन्हें जनवरी 1913 के अंत में एक टेलीग्राम अपने पिता की गंभीर बीमारी के संबंध में प्राप्त हुआ, जो बॉम्बे में थे। अपने पिता की देखभाल के लिए अंबेडकर ने शीघ्र ही बड़ौदा को छोड़ दिया और घर वापसी के दौरान अपने पिता के लिए मिठाई खरीदने के लिए सूरत स्टेशन पर उतरे और इसी कारण उनकी रेलगाड़ी छूट गई। अगले दिन जब वे बॉम्बे पहुंचे तो अपने मरणासन पिता को देखकर बहुत दुखी हुए। जब उनके पिता ने उन्हें देखा, तब उन्होंने अपने दुर्बल हाथों को उनकी पीठ पर फेरते हुए पुचकारा और अचानक अंतिम सांस ली। अंबेडकर हेतु 2 फरवरी 1913 का वह दिन सबसे दुखपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि राम जी अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें जीवन की बड़ी चुनौतियों के बारे में बता सके। अब अंबेडकर बर्बाद हो चुके थे। सांत्वना का कोई भी शब्द उन्हें शांति नहीं पहुंचा सकता था। पिता की मृत्यु अंबेडकर के लिए एक बड़ा सदमा था। अपने पुत्र को शिक्षित करने हेतु राम जी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था और यहाँ तक कि कर्ज भी लिया। शिक्षा और करियर में बढ़ोतरी को देखते हुए पूर्व में उनका देहावसान दुर्भाग्यपूर्ण ही था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के बारे में अंबेडकर के दूसरे जीवनकार कौशल के गोयल राम जी के मृत्यु के उपरांत के विषय में लिखते हैं कि मानव जीवन में परिस्थितियां अहम भूमिका अदा करती है। यदि भीमराव के पिता गंभीर रूप से बीमार नहीं होते तो भीमराव बड़ौदा स्टेट की नौकरी नहीं छोड़ते। यह चिंतन का विषय है कि यदि ये सब घटनाएं नहीं होती तो भीमराव अंबेडकर की नियति क्या होती। यह संभावना है कि बड़ौदा स्टेट की नौकरी करते और धीरे धीरे कार्यालय का सर्वोच्च पद जैसे स्टेट के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लेते। तथापि उन दिनों किसी अस्पृश्य हेतु इस पद को प्राप्त करने का सपना देखना भी दूभर था। परंतु भीम ने अपने देश हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण
भूमिका अदा की जो उनकी नियति थी, और इस प्रकार उन्होंने अपने लोगों पर दिलो दिमाग अपने लोगों के दिलो दिमाग पर अनेक अमिट छाप छोड़ी। गोयल का विचार एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि अंबेडकर ने अपने देश के भाग्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए यह जरूरी है कि हम 20वीं सदी के प्रारंभिक समय की घटनाओं पर एक नजर डालें और यह जाने कि अंबेडकर ने किस प्रकार से उन सब में भाग लिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अंबेडकर की महाविद्यालय शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।